हेलो बच्चों, वेलकम टू ध्यानम क्लासेस। आपका ध्यानम क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज से आप लोगों का क्रेश कोर्स शुरू होने जा रहा है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन है जिसका नाम है बायो केमिस्ट्री। तो चलिए बायो केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है कि सर मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। तो आप जिन बच्चों को ये शिकायत है तो वो बिल्कुल ना घबराएं। और मेरा ये देखिए, बच्चों को इसलिए केमिस्ट्री से डर लगता है क्योंकि उसके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं, उसे बेसिक्स नहीं पता होता है, जिसके वजह से वो एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाते और कम मार्क लेके आते हैं। और ये मेरा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत मैं 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और ये 3 चैप्टर से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपसे 15 मार्क्स पूछे जाएंगे और आप 15 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ये मेरा गारंटी है। आप बस हमारे वीडियो में बने रहे और मतलब अच्छे से ध्यान कंसंट्रेशन होके आप पढ़ें। तो चलिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ बायो केमिस्ट्री। तो देखिए, बायो केमिस्ट्री, मेरा नाम है रविरंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो चलिए मैं बायो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हमारे 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बायो मोलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है जैव अणु कहा जाता है। और दूसरा चैप्टर है पॉलीमर्स, जिसको कहा जाता है बहुलक। और तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री इन ए डेली लाइफ, मतलब हमारे दैनिक जीवन में रसायन। तो सबसे पहला हम लोग बायोमोलिकुल्स पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीमर्स पढ़ेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ेंगे। और ये तीनों चैप्टर से मिला के हमारे बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क बनते हैं। 15 मार्क, और 15 मार्क केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत मायने रखता है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, और आप जो हमारा वीडियो को लगातार देखिए, कंटिन्यू देखिए। और मुझे बिलीव है कि आपको हर चीज़ से इसके एक एक कोने से वाकिफ करवाऊंगा, आपको बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक ले जाऊंगा। तो बिलीव कीजिए, आप क्लास में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क को स्कोर कर सके। तो चलिए, ये केमिस्ट्री का मतलब एक सबसे छोटा टॉपिक है, जिसमें से बायोमोलिकुल्स में से 5 मार्क्स पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। 5 मार्क्स बायोमोलिकुल्स से पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स पॉलीमर्स से पूछे जाते हैं, और 5 मार्क हमारे मतलब केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से पूछे जाते हैं। और ये तीनों मिलाकर कुल 15 मार्क के होते हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये 15 मार्क हमारे केमिस्ट्री में स्कोर करना थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ होता है, क्योंकि उनके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं, उन्हें बेसिक्स पता नहीं होता है। वो डायरेक्ट क्लास 12th में आके पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उनका 11th का कॉन्सेप्ट बाकी रह जाता है, वो 11th को अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कमज़ोर रह जाते हैं। तो चलिए, आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ आपके इन्हीं बेसिक्स को, आपके इन्हीं डरों को दूर करने के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बायोमोलिकुल्स। और बायोमोलिकुल्स में सबसे पहला बायोमोलिकुल्स शुरुआत करने से पहले आप ये पूछोगे सर ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो देखो, ये बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम मतलब जो है लाइफ के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे जीवन या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवित जीव हैं उनका शरीर किन केमिकलों से बना है, उन केमिकलों के गुण क्या है, उनके बारे में अध्ययन करना ही बायोमोलिकुल्स कहलाता है, सॉरी बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? यह रसायन शास्त्र का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों के कंपोजिशन, मतलब उसके सब मतलब घटक तथा उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपोजिशन ऑफ लाइफ एंड केमिकल एस्पेक्ट। यह क्या कहता है कि लाइफ किन 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 केमिकलों के मिलने से बना है, उनके रासायनिक गुण क्या हैं, उन सभी गुणों का अध्ययन करना ही बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा बेटा? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, इन सब से आप परिचित हो गए। तो चलिए, बायोकेमिस्ट्री के बाद हमारा टॉपिक है बायोमोलिकुल्स, जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पहला टॉपिक चैप्टर है बायोमोलिकुल्स। तो सबसे पहला हम समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो हमने अभी जस्ट समझा कि केमिस्ट्री का वह भाग जिसके अंतर्गत जो है मतलब जो है जो हमारे शरीर किन किन केमिकलों से मिल के बना है, उनके क्या रासायनिक गुण है, कि उनके क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, उन सब के बारे में पढ़ना ही बायोकेमिस्ट्री था। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है सर? तो
एक बात आप समझो कि हमारा आपका शरीर या जितने भी सजीव तंत्र हैं, जितने भी मतलब जो लिविंग थिंग्स है, उनका शरीर किन किन अणुओं से मिलके बना होगा। अगर अणु होगा तभी तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तभी तो किसी चीज का निर्माण होगा। तो हमारा आपका शरीर किन किन अणुओं से मिलके बना है, उन अणुओं के बारे में अध्ययन करना, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करना ही बायोमोलिक्यूल्स होता है। तो जैविक तंत्र, इसका डेफिनेशन जरा देखिएगा क्या कह रहा है। ये डेफिनेशन में कह रहा है कि जैविक तंत्र में पाया जाने वाला समस्त अणु, मतलब जो है वे सभी अणु जिनसे हमारा आपका या पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनका शरीर बना हुआ है, उन सभी अणुओं को ही जैव अणु कहा जाता है। तो पहला सवाल आपके मन में होगा, सर ऐसा कौन कौन सा अणु है जो जो जिससे मिलके हमारा आपका शरीर बना है। बेटा ये कुछ मतलब जो ज़्यादा ये कोई बड़ा मतलब जो ऐसा नहीं कि बहुत सारे अणु से मिलकर हमारा शरीर बना होगा, ऐसा बात नहीं है। हमारे शरीर को बनाने में मुख्य रूप से 4-5 ऐसे अणु है जो हमारे शरीर को बनाने में सबसे बड़ा उसका योगदान है। तो बोलेगा सर ऐसा कौन कौन सा अणु है जिससे मिलके हमारा शरीर बना है। तो चलिए मैं सबसे पहला नाम बताता हूँ। हमारे शरीर को बनाने वाला सबसे बड़ा अणु है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनसे मिलकर ही हमारा शरीर आपका शरीर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आता है दूसरा नंबर में फैट की बात करते हैं। फैट जिसको हम लोग लिपिड्स के भी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली लिपिड्स मतलब डायरेक्ट लिपिड्स को फैट नहीं कहता, लेकिन ये लिपिड्स कहा जाता है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट है, तीसरा प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और चौथा नंबर में विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। ये सभी अणुओं से ही मिलकर हमारा आपका शरीर बना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे आपको शरीर को बनाने वाला। तो आप इस बात को एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि हमारा आपका शरीर मतलब जो गिने चुने मतलब जो है अणुओं से मिलके बना होता है। उनका नाम क्या क्या है? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, दूसरा एमिनो एसिड आता है, तीसरा न्यूक्लिक एसिड आता है, चौथा लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं। और ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ज़रा आप लोग इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला बात है कि ये जितने भी हम अणुओं के नाम लिखे हैं, चाहे मतलब लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, ये जितने भी चीज़ हैं इन सब को बनाने के लिए मतलब 4-5 मतलब एटम्स की आवश्यकता होती है। और ये सभी 4-5 एटम ही इन सभी चीज़ों की रचना करते हैं, इन सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं। बोलेगा सर ऐसा क्या होता है, कौन कौन से एटम मिलकर मतलब इन सभी मतलब अणुओं को बनाता है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कार्बन का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बनाने वाले सबसे मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 3 ऐसे एटम्स हैं जिसको बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान देता है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मात्रा इसमें पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ फास्फोरस भी पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत सल्फर भी पाया जाता है। ये 4-5-6 अणु मिलकर, ये 4-5-6 एटम मिलकर ही ये सारे के सारे मतलब जो है जैव मतलब जो अणुओं का निर्माण करते हैं, बायोमोलिकुल्स का निर्माण करते हैं। ये सभी अणु को ही बायोमोलिकुल्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन मतलब न्यूक्लिक एसिड, ये सब को ही हम बायोमोलिकुल्स कहते हैं। और ये सब जो है मतलब जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर से मिलकर बना होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, मतलब हमें सीमेंट की आवश्यकता होती है, हमें मतलब जो है कंक्रीट की आवश्यकता होती है, हमें मतलब सरिया की आवश्यकता होती है। अगर हम घर को तोड़ते जाए और तोड़ते 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 जब आखिरी मतलब पड़ाव पे पहुंचेंगे तो सबसे छोटा इकाई मिलेगा, हमें मिलेगा ईंट मिलेगा। उसको फिर तोड़ेंगे तो फिर मतलब मिट्टी के कण प्राप्त होंगे। सेम उसी प्रकार से जब हमारा आपका शरीर को तोड़ा जाएगा तो तोड़ते 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 सबसे छोटा मिलेगा, अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फिर फैट मिलेगा, फिर प्रोटीन मिलेगा, फिर कुछ विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। और इनको भी जब तोड़ेंगे तो मिलेगा कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, और थोड़ा बहुत मात्रा में सल्फर मिलेगा। ये मुख्य है, ये प्रमुख है जिनसे हमारा बॉडी मिलकर बना होता है। तो हम बात करते हैं कि मतलब जो है जीव कोशिका
मतलब जो है जीव कोशिका मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से मिलकर बने थे और थोड़ा बहुत मात्रा इसमें सल्फर भी पाया जाता है। तो ये एकदम याद रखना आप लोग कि मतलब जो इसको बनाने वाला, जैव अणु को बनाने वाला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। और जैव अणु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस से मिलकर बना होता है। एक कंपाउंड यौगिक है ये। क्या है? जैव अणु क्या है? एक कंपाउंड यौगिक है। और ये सभी चीज़ों के मिलने से हम जानते हैं कि एटम के मिलने से परमाणु बनता है, सॉरी, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनता है और मॉलिक्यूल्स के मिलने से कंपाउंड का निर्माण होता है। और जब कंपाउंड बहुत सारा मिलते हैं तो मतलब ये यूनिवर्स का निर्माण होता है, ये पूरा संसार का निर्माण होता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि भैया जब ये सब एटम्स मिलेंगे तो बायोमोलिकुल्स का निर्माण होगा, और ये जब बायोमोलिकुल्स मिलेंगे तो मतलब ये कंपाउंड यौगिक का निर्माण होगा। और ये कंपाउंड यौगिक ही हमारे लाइफ को बनाता है, हमारे जीवन को बनाने वाला है। अच्छा, ये सभी अणुओं को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। हमारे शरीर को बनाने वाला जितने भी अणु हैं इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है माइक्रोमोलिकुल्स और एक को कहा जाता है मैक्रोमोलिकुल्स। अब बोलिएगा सर ये माइक्रोमोलिकुल्स और मैक्रोमोलिकुल्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? तो चलो हम समझते हैं माइक्रोमोलिकुल्स और मतलब मैक्रोमोलिकुल्स में क्या फ़र्क होता है। देखो, माइक्रो शब्द का इस्तेमाल सूक्ष्म होता है और एक होता है मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। जो बृहद होता है, इसका मतलब बृहद, बृहद इसका हिंदी होता है बृहद और इसका हिंदी होता है सूक्ष्म। तो मतलब जब भी हम बात करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स का तो इसमें हम सूक्ष्म जो है सूक्ष्म अणुओं की बात करेंगे, और जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इसमें बृहद अणुओं की हम बात करेंगे। तो चलो हम यहाँ देखते हैं कि सूक्ष्म अणु क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है और मैक्रो क्या होते हैं। मतलब वे सभी अणु जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 30 से अधिक ना हो। मतलब एक ऐसे का मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स की बात करा जा रहा है जिसमें कार्बन एटम, याद रखना आप लोग, कार्बन एटम की संख्या 30 से ज्यादा ना हो, 30 से कम हो वो अणु कहलाएगा, वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाएगा, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहलाएगा। ये याद रखना आप लोग। बायोमोलिक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और दूसरे को कहा जाता है मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो जिसमें कार्बन एटम की संख्या लेस देन 30 हो, मतलब 30 से कम हो। और मतलब जो है मैक्रो को कहा जाता है जिसमें कार्बन एटम की संख्या ग्रेटर देन 30 हो, मतलब 30 से बड़ा हो। तो ये बात आप लोग अच्छी भली भांति से समझना। चलो आप समझते हैं कि मैक्रो मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स को का मतलब क्या होता है। वे सभी अणु जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 30 से अधिक हो और ये बहुलक प्रकृति के होते हैं। बहुलक का मतलब जो बार बार रिपीट करते हैं, बहुत सारा एक लंबा सा चेन का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बहुलक प्रकृति का। जो एक लंबा चेन बना ले उसको उसको कहा जाता है पॉलीमर्स, बहुलक। बार बार रिपीट कर रहा है अपने अपने ही जैसा इकाई को बार बार ये लोग रिपीट करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बृहद अणु जो होते हैं, ये पॉलीमर्स नेचर के होते हैं, बहुलक प्रकृति के नेचर होते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक मॉलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का वास्तव में दो डेफिनेशन दिया गया। एक डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का और एक दूसरा डेफिनेशन है न्यू डेफिनेशन। तो पहले हम लोग ओल्ड डेफिनेशन समझेंगे कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम न्यू डेफिनेशन पाएंगे कि उसका न्यू डेफिनेशन क्या होता है। तो हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पहले के वैज्ञानिकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को परिभाषित किया गया और उसको कहा गया ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन, डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन। और एक होता है न्यू डेफिनेशन जो आज के वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया है, इसे डिफाइन किया गया, इसे है न्यू डेफिनेशन। और दोनों परिभाषा में बहुत सारा फर्क है, हम समझेंगे क्या फर्क होता है। डेफिनेशन, अब समझते हैं ओल्ड डेफिनेशन क्या है। इसका मतलब जो पहले के लोगों का मानना था कि भैया जो कार्बन का हाइड्रेट्स हो उसे कहा जाता है, कार्बन का हाइड्रेट्स हो उसे कहा जाता है हाइड्रेट्स, उसे कहा जाता है
कार्बोहाइड्रेट्स। इसको बोलेगा सर ये कार्बन का हाइड्रेट्स का मतलब क्या है, तो इतना तो समझ में आता है, कार्बन का मतलब कार्बन होगा, कार्बन का मतलब कार्बन होगा, और केमिस्ट्री में हाइड्रेट्स का मतलब वाटर होता है, जल होता है। मतलब ऐसे कार्बन जो जल के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है, जो यौगिक बनाता है, उसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब वैसे कार्बन जो जल के साथ मिलकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसे कंपाउंड यौगिक को ही हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। और ये ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार से है। इसका मतलब जो है कार्बन जब कार्बन जब वाटर के साथ मिलकर मतलब एक कंपाउंड बनाएंगे, इसी का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ देखना, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे वाटर है, H2O है, ये वाटर है, H2O है। तो ये जब दोनों मिल जाएंगे, कार्बन और जल जब दोनों मिल जाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे ये हमेशा सत्य नहीं होता है कि कार्बन और जल मिल जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण। इसलिए तो मैंने कहा ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये आज करेक्ट नहीं है, पहले करेक्ट हुआ करता था। फिर बाद में धीरे 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 जब साइंस इवॉल्व हुआ, फिर हम लोगों ने बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाया, तो हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें वो कार्बन का हाइड्रेट्स नहीं है, उसके साथ जल नहीं है। तो हम देखते हैं क्या होता है इसका परिभाषा, न्यू डेफिनेशन के अनुसार से इसका परिभाषा क्या होगा। पहले हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि वे सभी अणु जो कार्बन के हाइड्रेट्स हो, मतलब ऐसा कार्बन जो जल के साथ रिएक्शन करके जो यौगिक कंपाउंड का निर्माण करता है, ऐसे यौगिक कंपाउंड को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CX H2OY होता है। इसका मतलब ये CX है, ये कार्बन है, और यहाँ पे मतलब जो है वाटर है, H2O की बात किया जा रहा है, ये वाटर की संख्या Y हो सकती है। ये X के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, और ये Y के जगह भी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखेंगे, और इसमें जब आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको हमेशा एक चीज नजर आएगा इन फॉर्मूला में, इसका ये इसको कहा जाता है मोलिकुलर फॉर्मूला कहा जाता है, इसका जनरल फॉर्मूला है, इसका साधारण सूत्र। अगर कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट्स का साधारण सूत्र क्या होता है, तो हमेशा याद रखना इसका साधारण सूत्र होता है CXH2O। क्या होता है? CXH2OY होता है। यहाँ X के जगह पे हम 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं, और Y के जगह भी हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी कार्बन की संख्या होगी हाइड्रोजन उससे डबल होगा, हाइड्रोजन उससे डबल होगा। तो जितनी कार्बन होगी उससे डबल होगा हाइड्रोजन, और जितनी कार्बन होगी उतना होगा इक्वल टू में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन की संख्या बराबर होगी, लेकिन ये जो है हाइड्रोजन कार्बन की संख्या का डबल होगा। कितना होगा? डबल होगा। जितने कार्बन की संख्या होंगे उससे डबल कर दो तो हाइड्रोजन होगा। तो चलो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि भैया ये इसका जो रेशियो लिया जाएगा, इन सभी मतलब जो है एटम्स का रेशियो लिया जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो इसका जो रेशियो मिलने वाला है, इसका जो अनुपात मिलने वाला है 1:2:1, 1:2:1। मतलब इसमें जो है अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन दो होगा, और उसमें से मतलब जो ऑक्सीजन एक होगा। कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर होगी, हमेशा याद रखना ये दोनों बराबर होगा। और इस फॉर्मूला के अनुसार से हाइड्रोजन क्या होगा? डबल होगा। तो हमेशा CHO मतलब C:2H:2O का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1, 1:2:1 होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप माना जाता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है फॉर्मूला?
C6H12O6। अगर हम इनको इसके जनरल फॉर्मूला पर सेट करेंगे, इसको जनरल फॉर्मूला के ऊपर बैठाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह 6 आ जाएगा, और यहाँ पे H12O6 में अगर हम 6 कॉमन कर लेते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे H2O6 आ जाएगा। मतलब x के जगह पे 2 आने वाला है और y के जगह 2 आने वाला है। जरा यहाँ देख ले, अगर ऐसा आ जाएगा, अगर मतलब दुनिया में कोई भी ऐसे कंपाउंड जो मतलब इस फॉर्मूला पे इस फॉर्मूला को पालन कर देंगे, वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ये था ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता है कि दुनिया में ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला का पालन करते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। मतलब उन कंपाउंड्स को मतलब जनरल फॉर्मूला पर लिखा जा सकता है, जनरल फॉर्मूला के तरह लिखा जा सकता है, वो सभी कंपाउंड को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है बुआ? तो चलो यहाँ पे हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो समझ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। जैसे हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10 से ही मतलब जो जान रहे हैं कि C6H12O6 होता है, जिसमें x के जगह 6 हो गया आएगा, यहाँ पे हमने 6 कॉमन करेगा, हमने यहाँ पे 6 को कॉमन किया तो यहाँ पे आ जाएगा y के जगह 6 आ गया। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है x 6 हो गया और y 6 हो गया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल फ्रुक्टोज ले लेंगे, हम दूसरा एग्जाम्पल सुक्रोज ले लेंगे, और ये सभी जितने भी हैं ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जनरल फॉर्मूला का पालन करेंगे। हमेशा याद रखना कि फ्रुक्टोज का भी वही सेम फॉर्मूला होगा, C6H12O6। मतलब जो है ये सभी को हम अगर हम मतलब ये फॉर्मूला पे हम रखना चाहेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है ये जनरल फॉर्मूला को पालन करेगा। तो इस कारण से ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन प्रकृति में कुछ जैसे ही खोज होना शुरू हो गया, इवॉल्व होना शुरू हो गया, हमारा साइंस जब मतलब जो है बढ़ना शुरू हो गया, तब जाके कुछ दुनिया में ऐसे भी कंपाउंड्स मिले जो मतलब जो है जनरल फॉर्मूला का, कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला का तो पालन करता था, लेकिन वास्तव में वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं था। वास्तव में वो बाद में पता चला वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, लेकिन वो जनरल फॉर्मूला का पालन करता था, CxH2O Y को पालन करने वाला था। तो वे कार्बोहाइड्रेट नहीं था। इसका एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। अच्छा, उल्टा हमने कह दिया। अच्छा, ये भी है, हम यहाँ पे भी जानते हैं। अच्छा, कुछ दुनिया में